वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। उत्तराखंड आगामी सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। 1 बाय 1 प्रश्न लेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बनाई गई है, तो देखिए आप लोग सफल हों, अच्छी तैयारी करिए। सिलेबस ज़्यादा है और रोज़ तैयारी कीजिए। तो पहला प्रश्न है, नए स्टॉक को जारी करने की लागत कहलाती है। द कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू स्टॉक इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, इक्विटी की लागत, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सबसे पहले समझिए इसमें स्टॉक क्या है। स्टॉक का मतलब है कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर से। अब देखिए शेयर्स क्या है, अब ये भी प्रश्न आता है। शेयर्स का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने कैपिटल या अपनी प्रॉपर्टी को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देती है और हर यूनिट को कहते हैं शेयर। अब कंपनी क्या करेगी, इन शेयर को इश्यू करेगी और पैसा कलेक्ट करेगी, तो वो शेयर कैपिटल कलेक्ट करेगी। तो इसी तरह से डिवेंचर भी इश्यू करेगी। अब डिवेंचर क्या है, डिवेंचर होता है लोन लेटर। मान लीजिए उसे लोन लिया पब्लिक से, तो वो डिवेंचर इश्यू करेगी और उसके बदले ब्याज देगी। और जिसने शेयर्स में पैसा लगाया उसे शेयर डिविडेंड, यानी कि अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड में से हिस्सा देगी, प्रॉफिट में से हिस्सा देगी, उसे डिविडेंड कहेंगे। और जब डिवेंचर इश्यू करेगी तो वो उसे ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब सवाल उठता है कि नए स्टॉक को जारी कर रही है मान लीजिए कंपनी, तो वो किस प्रकार की लागत आएगी। तो देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब निर्गमन लागत। अब कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी के आगे शर्त होती है कि जब वो जितनी भी शेयर्स कैपिटल, जितने भी शेयर्स इशू करेगी, उसका 90% उसको पब्लिक से मिलना चाहिए। ये कंपनी का रूल है। अब 19% मिनिमम मिलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक के द्वारा टोटल इशू प्राइस का 90% आना चाहिए। अब इसको सुनिश्चित करने कंपनी के बाद दबाव होता है कि 90% आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना है पब्लिक से, उसका दबाव है, तो उसको सुनिश्चित करने तथा लीगल एक्सपेंसेस तथा साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहलाती हैं निर्गमन लागत, यानी कि इशू करने की लागत, निर्गमन लागत। इसी निर्गमन लागत को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो नए स्टॉक को जारी करने के लिए यानी कि उसने कौन कौन सी चीज़ें दी। अब देखो इशू करने के लिए उसने क्या करा, शेयर्स और डिवेंचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, मिनिमम 90% अभिधान में मिल जाए। तो वो क्या करती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो करती है किससे, वो नया कॉन्ट्रैक्ट करती है अंडर राइटर से। अंडर राइटर्स मतलब अभिगोपक। वो बिकवाने का दायित्व लेती है कि भाई हम जो है आपसे, यानी किसी व्यक्ति को हायर करती है, व्यक्ति या संस्था को, कि भाई आप हमारे शेयर डिवेंचर बेचिए, हम आपको कमीशन देंगे। तो वो कहलाएगी अंडर राइटिंग कमीशन। अब अंडर राइटिंग कमीशन किसको दे रही है, अंडर राइटर्स को, क्योंकि उसने कहा भाई मेरे शेयर से डिवेंचर आप बिकवाओ। तो कंपनी एक्ट में रूल है कि आप 5% से ज़्यादा शेयर के इशू प्राइस से, यानी कि उसका नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा नहीं दे सकते कमीशन। और डिवेंचर्स पे 2.5% से ज़्यादा आप कमीशन नहीं दे सकते। मैक्सिमम इतना ही, इससे कम हो सकता है। तो अब आपने जो ये अंडर राइटिंग कमीशन दिया, ये भी आपका निर्गमन लागत में। तो इस प्रकार से वो कहलाया था फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आंसर हो जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट। अगला प्रश्न है, शेयर पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी के बंद होने की दशा में ही मांग किया जा सकता है। दैट पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंड अप ऑफ कंपनी। अब देखिए कंपनी ने अपने शेयर की कीमत 10 रुपये रखी, ठीक है, यानी 1 यूनिट की कीमत। उसमें उसने एप्लीकेशन पे भी 2 रुपये मांग लिए, 3 रुपये अलॉटमेंट पे मांग लिए और 4 रुपये उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे मांगे। तो कुल 9 रुपीज़ तो मांग लिए, 1 रुपया छोड़ दिया। तो ये 1 रुपये क्या है, अनकॉल्ड। लेकिन ये कंपनी ये नहीं कि तुरंत मांग लेगी, कुछ टाइम बाद ये वाइंड अप पे ही मांग सकती है। तो इसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, रिजर्व कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल तो वो हो गया जितना कंपनी ने पब्लिक से प्राप्त कर लिया या जितना पब्लिक ने सब पैसा दे दिया। और इशूड कैपिटल क्या है, ऑथराइज का पार्ट है। और ऑथराइज क्या है कि जो मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, पहला डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करना होता है कंपनी को, उसमें वो पहले से मेंशन करेगी कि मैक्सिमम मैं इतने कैपिटल इशू करूंगी, मैक्सिमम इतने शेयर्स इशू करूंगी। तो वो ऑथराइज हो गया। तो आंसर हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी द्वारा ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। डिवेंचर्स में भी इशूड बाय कंपनी फॉर कैश, बिल्कुल सही है। कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है वो डिवेंचर या शेयर इशू करती है। तो शेयर्स में तो डिविडेंड देती है, लेकिन डिवेंचर में इंटरेस्ट देती है, तो डिवेंचर कैश के लिए इशू कर सकती है पब्लिक में लोन के अगेंस्ट। दूसरा है रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिबल हेतु, बिल्कुल सही है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब अगर कंपनी एसेट्स खरीदी है किसी अन्य जगह से, तो उसके बदले भी डिवेंचर इशू कर सकती है। वहाँ पर कैश तो नहीं ले रही, वो एसेट्स खरीदी है, तो अगेंस्ट द एसेट्स वो डिवेंचर इशू कर सकती है। तो दूसरा आंसर भी सही है। तीसरा हो गया आपका सहवर्ती प्रतिभूति के रूप में, यानी फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी। कभी कभी क्या होता है, आपने कंपनी ने बैंक से लोन लिया, उसने प्राइमरी सिक्योरिटी तो रख दी, उसके साथ साथ वो डिवेंचर भी सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू कर सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज 40,000 रुपीज ऑन April 1 2019 और 48,000 है मार्च 2020 में,
तो वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कैश फ्लो विल बी। अब क्या फ़र्क पड़ेगा इसका, तो देखिए नॉर्मल देखा जाए फ़र्क क्या है, 40,000 से गुडविल 48 हो गई, तो इसका मतलब ये इंक्रीज़ हो गई, इंक्रीज़ का मतलब परचेज गुडविल। तो देखो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि परचेज गुडविल किस में जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ऑप्शन देखते हैं क्या पर है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8,000 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग से कोई मतलब नहीं इसका, और इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला प्रश्न है, इफ ए मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज 40,000 रुपीज हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 रुपीज सोल्ड इन 34,000 रुपीज, देन वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स इफेक्ट ऑन द कैश फ्लो विल बी। अब क्या फर्क पड़ेगा, देखो मशीन आपकी कॉस्ट 40,000 रुपये, डेप्रिसिएशन उसमें 12,000 है, उसे बेचा गया 34,000 में। तो वो कह रहा है कि क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग तो होता ही नहीं है ये, क्योंकि जब भी हम मशीन फिक्स एसेट सेल या परचेज करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 34,000, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 34,000 सेल, तो सेल आपका क्या हो जाएगा, इनफ्लो, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, यदि विक्रेता को 1,00,000 रुपए की कुल संपत्तियों के प्रतिफल के बदले में 80,000 रुपए के ऋण पत्र जारी किए, तो शेष 20,000 किस खाते में जमा किए जाएंगे। ठीक है, अब देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज़, वेंडर को हमने देने हैं 80,000 रुपये, तो बाकी कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो 20,000 हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो देखिए ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा, गुडविल अकाउंट नहीं होगा, गुडविल अकाउंट तब होता है जब हमारी एसेट्स 80,000 की होती और हमने वेंडर को 1,00,000 रुपये देते, तो 20,000 हमारी गुडविल हो जाती। तो आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगला प्रश्न है, पी लिमिटेड फॉरफिटेड 150 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच इश्यूड एट प्रीमियम 2 रुपीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपीज। अब देखिए कंपनी ने 150 शेयर फॉरफिटेड कर दिए, 3 रुपये फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला, तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 150 शेयर्स इंटू कॉल्ड अप 10 रुपीज़ 1,500 रुपये। जबकि फॉरफिट में कितना पैसा चला जाएगा, फॉरफिट में चला जाएगा 150 इंटू कितना पैसा मिल गया, 7 रुपये के हिसाब से 1,050 रुपये, और जबकि 2 शेयर फाइनल कॉल में आ जाएगा 450 रुपये। लेकिन उसने आगे क्या कहा, उसने कहा आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स रीशूड 11 रुपीज़ के हिसाब से। अब देखो जब 100 रुपये रीशूड हुए तो रीशूड की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि 1,100 रुपये और 2 शेयर कैपिटल 1,100। लेकिन उसने कहा कि हाउ मच अमाउंट वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। अब देखो 1,050 हमारे शेयर फॉरफिट में पड़े हुए हैं, ठीक है, रीशू में कोई नुकसान तो हुआ नहीं, तो हमारा ये 150 शेयर्स के पैसे हैं, तो 100 पे निकाल लो, तो 157 जा 1,050 700 रुपये आ गया, तो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 700 रुपये। आंसर ए। अगला प्रश्न है, फर्म के समापन के समय 5,000 रुपये का ना दर्ज किया गया फर्नीचर है और साझेदार ने उसे 4300 में ले लिया, तो किस खाते को जमा किया जाएगा और कितनी रकम से। ऑप्शन है कैश अकाउंट बाय 4,300, रिलायशन अकाउंट बाय 700 रुपीज़, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय 5,000 रुपीज़, या रिलायशन अकाउंट बाय 4,300। तो वसूली खाते को 4300 से जमा किया जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम रिलायशन अकाउंट बनाते हैं तो सारी एसेट्स को हम डेबिट करते हैं और जितना पैसा रिलीज हुआ क्रेडिट करते हैं। तो 5,000 की जो एसेट्स थी तो हमने डेबिट में लिखा, लेकिन पार्टनर्स ने कितने में ले लिया उसको, 4300 में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रिलायशन अकाउंट। तो उसने कहा किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा, तो हम रिलायशन अकाउंट को कितने से करेंगे, 4300 रुपये से। तो आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, if a firm earns 1,10,000 rupees, normal rate of return 10%, assets of the firm 11 lakh and liability 1 lakh, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। अब औसत लाभ 1,10,000 रुपये, सामान्य प्रत्यागमी दर 10% है, संपत्तियाँ 11 लाख है, दायित्व 1 लाख है, तो औसत लाभ का पूंजीकरण निकालो। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, कैपिटलाइज करने के लिए ए पी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करेंगे और माइनस करेंगे नेट एसेट्स, ठीक है। यानी कि अब देखो हम सबसे पहले कैपिटलाइज निकाल देते हैं, तो देखिए 1,10,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड कर दिए नॉर्मल रेट से, तो 11 लाख आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब इसमें से हम माइनस करेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि 11 लाख आपकी नेट एसेट्स है और
1 लाख आपकी लायबिलिटी है, तो 10 लाख आपकी आ गई नेट एसेट्स। तो हमने कैपिटलाइज वैल्यू कितनी निकाली थी, 11 लाख, उसमें से 10 लाख आप घटा दीजिए, तो गुडविल आ गई 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन है आपके पास 2 लाख रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए। तो आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, पूंजीकरण ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगला प्रश्न है, कैपिटल बजटिंग इज ए पार्ट ऑफ, पूंजी बजटिंग भाग है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट या कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन है। हम एसेट्स को एक्वायर करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो ये सब माना जाता है कैपिटल बजटिंग। तो ये होता है आपका निवेश निर्णय। तो आंसर इज फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, पूंजी की लागत से क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट, डिविडेंड, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या नन ऑफ दिस। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, ये होती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि वापसी की अपेक्षित दर, ये माना जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, किसी साझेदारी फर्म के समापन के समय 50,000 रुपये के देनदार थे, ठीक है, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डेप्टर्स 50,000, उनसे 45,000 रुपये वसूल हो गए, यानी कि अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 45,000। अब वो कह रहा है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में कितनी राशि लिखी जाएगी। अब देखो रिलेशन अकाउंट आप बना रहे हैं, तो डेबिट में तो वही लिखी जाएगी जितने के डेप्टर्स थे। तो हमारे डेप्टर्स कितने के थे, 50,000 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, इन ए फर्म ए एंड बी प्रॉफिट रेशियो 7:3। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सी एज अ न्यू पार्टनर, ए सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर, यानी कि जो उसका रेशियो था 7/10 ए का, उसने उसका 1/7 दे दिया, किसको सेक्रीफाइस कर दिया, सी को दे दिया। तो सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा उसका, 7/70, सिंपल। अब ऐसे बी का देखो, बी का रेशियो है 3/10, उसने दे दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी उसने 3/10 का कितना दे दिया, 1/3, यानी 3 × 3 3/30। तो सेक्रीफाइस क्या रेशियो बन गया, सेक्रीफाइस रेशियो आपका क्या बन गया, सेक्रीफाइस रेशियो आपका हो गया 7/70 = 3/30। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 30 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 70 की। तो जब हम इसमें 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 और इसमें 70 करेंगे 2100, तो आंसर हो जाएगा इक्वल। तो 1:1, आंसर इज 1:1। अगला प्रश्न देखिए, एक कंपनी ने संपत्तियां 50 लाख रुपए की तथा दायित्व 21,20,000 के क्रय किए, जिनका क्रय प्रतिफल 80 रुपये वाले ऋण पत्र 10 रुपये प्रति प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या क्या होगी। अब देखिए 50 लाख की तो आपकी एसेट्स है और दायित्व कितने 21,20,000 के, तो इसका मतलब आपने 28,80,000 रुपये के आपने परचेज कंसिडरेशन है। अब 28,80,000 में से आपने क्या करना है, 80 रुपये का ऋण पत्र है, 10 रुपये प्रीमियम है, तो 90 से डिवाइड कर दो। तो 90 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 93 × 27 और 92 18, तो 32,000 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 28,800, ये तब आता है जब 100 रुपये का ऋण पत्र हम देते, हमने तो 90 का दिया, तो आंसर हो जाएगा 32,000 डिवेंचर्स इशूड बाय कंपनी। तो परचेज कंसिडरेशन के, तो आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, अंश आवंटन खाता क्या है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या कंपनी अकाउंट है। तो कंपनी अकाउंट तो होता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज व्यक्तिगत खाता, सी। अगला प्रश्न है, इफ परचेजर बॉट एसेट्स बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम देन जनरल एंट्री विल बी, किस भुगतान पद्धति में संपत्ति खरीदने पर क्या एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, नो, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता है, ये इंटरेस्ट सस्पेंस में जाएगा, क्योंकि जितना भी हम इंस्टॉलमेंट देते हैं उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में दिखाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो जब बी नहीं है तो डी आंसर नहीं होगा, तो सी आंसर इज राइट। अगला प्रश्न है, मांग का आशय है, डिमांड मीन्स वस्तु को क्रय करने की इच्छा, डिजायर टू परचेज ए कमोडिटी, बिल्कुल सही है, इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्रय करने की इच्छा, शक्ति, व्यय करने की इच्छा, बिल्कुल सही है, जब हमारे पास परचेजिंग पावर होगी तभी हम खरीद पाएंगे। तीसरा है वस्तु को क्रय करने की तत्परता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इच्छा, तत्परता और परचेजिंग पावर, व्यय करने की इच्छा सभी होनी चाहिए। तो मांग कहाँ से हो गया आपका, डी। अगला प्रश्न है, मांग की लोच से अभिप्राय है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कीमत में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन,
कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन या वास्तविक आय में परिवर्तन। अब देखिए मांग को हमें अभी मांग को समझना पड़ेगा पहले। देखिए मांग में क्या कमी थी, मांग में ये कमी थी कि ये पता लगता है कि हमारे किसी वस्तु के प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है या प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी ये मांग के नियम में कमी थी, मांग नहीं बता पाता था। लेकिन मांग की लोच बताती है। तो मांग की लोच ये बताती है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो मांग की लोच का अभिप्राय हो गया कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, यानी कि चाय की कीमत 40 से बढ़कर 50 रुपये प्रति पाउंड हो गई, उसका फर्क क्या पड़ा, कॉफ़ी की मांग 500 पाउंड से बढ़कर 600 पाउंड हो गई। अब देखो एक चीज़ चाय की कीमत बढ़ी और दूसरी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। सीधी सी बात है, जब एक चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, चाय के बदले कॉफ़ी। अगर चाय महंगी हो गई है, चाय की कीमत महंगी होगी तो लोग कॉफ़ी की तरफ भागेंगे। तो टी के प्राइस बढ़ने पर डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफ़ी की। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब देखो इसमें वो कह रहा है कि मांग की या आड़ी होगा, मांग की आड़ी लोच क्या होगी, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका फार्मूला देखिए, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, चाय की कीमत आपकी 40 से बढ़कर 50 हो गई, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 10 रुपये की। और कितने पे निकली, 40 रुपये पे कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका 25%। तो 25% आपकी कीमत बढ़ गई, किसकी, चाय की। अब मांग में परिवर्तन देखो कितना परसेंट हुआ, 500 से आपका पाउंड हो गया 600, तो कीमत बढ़ी 100, 500 पे कितनी बढ़ी, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 20%। यानी कि 20% मांग में परिवर्तन होने हुई, जबकि कीमत में 25% बढ़ोतरी हुई। तो 20/25 को हम जब फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 4/5। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, 1/2, 2/3, 3/4। रॉन्ग, आंसर इज डी, 4/5। तो कितना आपने डिमांड में चेंज किया, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। तो आपका 20% निकला था डिमांड में परिवर्तन, और जबकि 25% निकला प्राइस में। तो चाय की कीमत में बढ़ोतरी कितनी हुई, 25%, और जबकि आपके कॉफ़ी में कितना चेंज हुआ, 20%। तो डिमांड बटे प्राइस, तो ये हो गया आपका आंसर 4/5। अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, किराए क्रय पद्धति अधिनियम को भारत सरकार ने कब लागू किया, लागू। हायर परचेज सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर, 31 मई 1972, 8 जून 1972, 31 मई 1970 या 8 जून 1970। तो आंसर हो जाएगा इसका 8 जून 1972, क्योंकि 31 मई 1972 को ये पास किया गया था, लेकिन उसने बोला लागू कब किया गया, तो लागू हुआ 8 जून 1972। अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति की विशेषताओं में सम्मिलित है, द फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम इंक्लूड्स, माल की सुपुर्दगी, बिल्कुल सही है, अनुबंध होने के समय पे ही आप दे दी जाते हैं, भुगतान की विधि भी इंस्टॉलमेंट में होती है, बिल्कुल सही है, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण भी हो जाता है अंतिम इंस्टॉलमेंट में। तो आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, आग से 5,000 का स्टॉक नष्ट हो गया, जिसमें 3,000 का बीमा दावा स्वीकार हुआ, 2,000 का डेबिट शेष कहाँ दिखाया जाएगा। तो स्टॉक डिस्ट्रॉय 5,000 से हुआ, तो लॉस बाय स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा 5,000। लेकिन उसने कहा कंपनी ने तो 3,000 रुपये दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3,000, पीएल अकाउंट डेबिट 2,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। तो 2,000 रुपये हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगला प्रश्न है, अंशधारियों की निधि राशि क्या होगी, व्हाट विल बी शेयर होल्डर फंड अमाउंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख रुपए, ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, ये भी प्लस कर दीजिए। जनरल रिजर्व 73,000, ये भी प्लस कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, ये भी प्लस कर दीजिए। अगर डेबिट होता तो माइनस कर दिए, क्रेडिट है प्लस कर दो। तो सबको प्लस किया तो 16 2 18 लाख रुपए, 18 लाख में प्लस कर दो 7341, 1,14,000, तो 19,14,000 रुपये आपका आ गया। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस 20,000 घटा दो, तो हमारा कितना हो जाएगा 18,94,000। तो आंसर इज बी। तो अगर 19,14,000 तब होता जब प्रीलिम एक्सपेंसेस नहीं दिया होता, तो लेकिन उसने कहा प्रीलिम एक्सपेंसेस भी हैं, यानी कि प्रारंभिक व्यय, तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर इज बी, 18,94,000। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है, एसएससी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, धारा 2 सबसेक्शन 24, नो, धारा 2 सबसेक्शन 7, तो ये आंसर है धारा 2 7 में। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर की दरों का निर्धारण किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया बाय
आयकर अधिनियम 1961 नो, वित्त अधिनियम द्वारा, फाइनेंस एक्ट नो, अध्यादेश द्वारा नो। इसका आंसर है प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा, बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि 1963 से कार्यरत है। ये करता है भारत में आयकर की दरों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, कृषि आय आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? धारा 15, धारा 10, धारा 10(1). तो आंसर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा धारा 10 सबसेक्शन 1। अगला प्रश्न है, जब दो साझेदारी फर्मों का विघटन होता है और एक फर्म की स्थापना होती है तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म का परिवर्तन नो, साझेदारी फर्मों का एकीकरण तो उसे कहते हैं एमलगमेशन। तो इस प्रकार से जब दो साझेदारी फर्मों का विघटन होता है और एक नई साझेदारी पनपती है तो उसे कहते हैं साझेदारी फर्मों का एकीकरण। अगला प्रश्न है, जब नया साझेदार नकद में अपने हिस्से की ख्याति राशि नहीं लाता है तो ख्याति खाता खोला जाता है? पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात क्रेडिट करके, पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात को क्रेडिट करके। और तीसरा ऑप्शन है, सभी साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात को क्रेडिट करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पुराने साझेदारों को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट करके, आंसर बी। अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने पेटेंट खरीदे, निम्न में से कौन सी विधि उन पर मूल्यह्रास लगाने की सर्वोत्तम विधि अधिक उपयुक्त है? सीधी रेखा विधि, स्ट्रेट लाइन, अपलिखित मूल्य विधि, रिटर्न वैल्यू मेथड, रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड, वर्षों के अंकों की योग विधि, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी कंपनी पेटेंट खरीदती है तो उसमें मूल्यह्रास लगाने की सीधी रेखा विधि अति उपयुक्त है। आखिरी प्रश्न है, अंकेक्षण समिति में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? हाउ मेनी डायरेक्टर्स वुड बी इन ऑडिट कमिटी? 3, 2, 4, 5। तो आंसर इज 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकेक्षण समिति में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए। तो आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को अंत तक देखें, लाभान्वित हो, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस बहुत है, टॉपिक वाइज भी हम वीडियोस लाएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करें, कमेंट्स करें।